मेरा नाम तपस्या है। मैं जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में रहती हूँ। मेरी अपने पति के साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया था। क्योंकि इस गलती को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही दिया था, इसीलिए मैं अपनी गलती का कसूरवार सिर्फ अपने आप को ही ठहराती हूँ। अपनी अच्छी खासी जिंदगी को मैंने ही तबाह किया था। मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मेरी इस गलती के बारे में अगर आपको भी पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपना फायदा देखने के लिए मैंने अपने पति के भरोसे को चकनाचूर कर दिया था। पर मुझे क्या पता था कि मैं जिस पर भरोसा करती हूँ वो इंसान नहीं है बल्कि एक हैवान है, जिसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी कुल्हाड़ी को अपने पैर पर ही मार लिया हो। क्योंकि एक दिन मैं कड़कती हुई धूप में बाजार की भीड़ के बीच में मौजूद थी। मैं भीड़ में से निकलती हुई सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से साफ किया था, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता था। लोगों के बीच अकेले चलते हुए मुझे हर टाइम डर सताता था कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ ध्यान न देने लग जाए और मेरा अकेले बाजार में आना जाना किसी की नजर में न आ जाए। इसलिए मैं अपने साथ अपनी पड़ोसन के 12 साल के बेटे को लेकर निकलती थी। कोई बड़ा तो मेरी सेफ्टी के लिए नहीं था, पर मैं करती भी क्या। मुझे अपने साथ के लिए एक बच्चे के सहारे की जरूरत ही काफी थी। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके के सहारे की जरूरत होती है। यही सारी उम्मीद मैं इस बच्चे के साथ लगाती थी। लेकिन आज वो मेरे साथ बाजार नहीं आया था, क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे और वो ट्यूशन गया हुआ था। अगर मैं किसी की नजर में आ जाती तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। मुझे इस बात का अच्छे से आइडिया था। न जाने मुझे पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं था, और ना ही मैं अब लोगों के हमदर्द बिहेवियर से धोखा खाती थी। क्योंकि कुछ सालों पहले, मेरी शादी से पहले, मेरी फैमिली बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी। तभी से मुझे बाजार में नजर आता हर चेहरा बनावटी लगता था और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मुझे सब्जी लेने के बाद अपने बीमार पति के लिए दवाई भी लेनी थी। उसके लिए मुझे मेडिकल स्टोर पर भी जाना था। मैं भीड़ के बीच से निकल रही थी जब मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे हुए एक 18 साल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का शक्ल सूरत से काफी अच्छा था, लेकिन उसने कपड़े बस मामूली से ही पहने हुए थे और फुटपाथ पर वो बेबसी से सर झुकाए हुए बैठा था। जब मेरा ध्यान उस पर चला गया, मैं अफसोस करते हुए उसे देखकर उसके पास गई और जाकर उसे थोड़े से पैसे दिए। मुझे लगा कि वो भीख मांग रहा है, मगर उसने तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए और नजर झुकाकर कहने लगा कि माफ करना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दो। मैं काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। उसकी बोलचाल से मुझे यह अंदाजा हो गया था कि वो किसी गरीब फैमिली से है, लेकिन मुझे उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसे एडवाइस दी कि तुम जवान हो, तुम जाकर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाओ, लेकिन तुम यहाँ फुटपाथ पर बैठोगे तो यहाँ बैठे रहने से तो सिर्फ तुम्हें भीख ही मिल सकती है। लोग मेरी तरह तुम्हें भिखारी ही समझेंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम कहीं जाकर नौकरी तलाश करो। मेरी एडवाइस पर वो सैड हो गया था। कहने लगा कि मैं लाचार हूँ, इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा हो गया, कुछ कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी एक टांग में पोलियो था। मैं ये देखकर शॉक्ड रह गई थी और मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस भी हुआ था। मैंने फौरन ही पैसे अपने पास रख लिए और उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और तुम्हें पैसे भी दिया करूंगी। मैंने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि इस लड़के से बाहर के सारे काम करवा लिया करूंगी, ताकि मुझे अकेले इस तरह से बाजारों में भीड़ के बीच घूमना नहीं पड़ेगा। मैं उस टाइम ये भी भूल गई थी कि वो जवान लड़का है, जबकि मेरे पति और मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे यही समझाया था कि किसी भी अनजान मर्द पर कभी भरोसा मत करना। मगर मैं दूसरों से बहुत जल्दी हमदर्दी कर लिया करती थी। उसकी हालत पर मुझे अफसोस हुआ था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इस लड़के की मदद करूं। वो मेरी बात पर बहुत खुश हो गया था। मैंने जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाई ली और उस लड़के को लेकर मैं अपने घर आ गई थी। मेरे पति ने जब इस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए थे कि मैं आखिर किसको घर में लेकर आ रही हूँ। मैंने अपने पति को इस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया था,
कि ये बेचारा गरीब है, लाचार है और इसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसका इस दुनिया में भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मेरे पति उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए, मगर अकेले में मुझे गुस्सा दिखाने लगे और डांटने लगे। कहने लगे कि तुम एक जवान लड़की को घर ले आई हो, ये कोई बच्चा तो नहीं है। तुम्हें अभी लोगों के बारे में अंदाजा नहीं है, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हर दिन न जाने कितनी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, इसलिए किसी पर हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की और कहा कि मुझे अब बाहर के काम के लिए इस लड़की की मदद चाहिए थी। जैसा आप इस लड़के के बारे में सोच रहे हो, ये वैसा नहीं है, ये लाचार है, इसलिए हम इसकी परेशानी को इग्नोर नहीं कर सकते और फिर हम इसे पैसे देकर ही तो इससे काम लेंगे। मेरी जिद पर मेरे पति खामोश हो गए थे, क्योंकि मेरे पति ने हमेशा मेरी जिद पूरी की थी। हमारे घर की मजबूरी भी तो ऐसी थी कि मेरे पति जवान थे, मगर वो हार्ट के पेशेंट थे और उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी टाइम उनके दिल में दर्द उठ जाता था। अपनी हालत की वजह से मेरे पति ऑनलाइन घर पर ही काम करते थे। वो हर टाइम घर में रहते थे और दवाइयों का लगातार सेवन करते थे। मुझे मजबूरन घर का राशन, सब्जी, हालांकि हर चीज लेने के लिए ही घर से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि इस घर में हम दोनों ही रहते थे। मैं अब घर से बाहर निकलने से घबराने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और कोई भी मुझे देखकर चौंक जाता था कि मैं शादीशुदा हूँ। इसलिए गली के कुछ लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे। वो लड़का लाचार था, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो बाजार का हर काम जिम्मेदारी से करेगा और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देगा। उसने अपना नाम सुनील बताया था। मैं बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने पति की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। कई दिन तक तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की थी। मेरे पति ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था और खुद को कमरे में बंद रखने लगे थे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वो लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था, या फिर मुझे बाहर का कोई काम होता तो वो फौरन उसे कर दिया करता था। कभी कभी मुझे उसका अपनी तरफ इतनी गौर से देखना कुछ अजीब भी लगता था। मैंने घर में साड़ी छोड़कर सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया था। मैं सावधानी बरतती थी और दुपट्टे को फैलाकर ओढ़ती थी, ताकि उस लड़के का ध्यान मेरी तरफ ना जाए। मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी कम है, इसीलिए उसकी नजर भी शायद मेरी खूबसूरती से नहीं हटती होगी। अपने पति के बार बार समझाने पर भी मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़की को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था। उस टाइम मुझे सिर्फ अपनी आसानी दिख रही थी। उसको मैंने अपने ही घर में बना हुआ छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था। वो वहीं पर ही रहने लगा था। इस लड़के ने मेरा बहुत हाथ बटाया था। वो हर काम करने के लिए तैयार रहता था, बल्कि बाजार से भी सारा सामान लेकर आता था। इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। सारा दिन वो घर के आंगन में पड़ी हुई खटिया पर बैठा रहता था और रात होती तो स्टोर रूम में सोने के लिए चला जाता था। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था और एक तरफ पौधे लगे हुए थे। मेरे पति की जब से तबीयत खराब रहती थी, मैं बिजी रहने लगी थी और थकान की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। अब वो लड़का सारा दिन उन पौधों के साथ लगा रहता था। मुझे वो लड़का देखने में बहुत सीधा साधा लगता था। मैं उसकी लाचार और इस बिगड़ी हुई जिंदगी पर बहुत अफसोस करती थी। मुझे आइडिया ही नहीं हुआ था कि वो जैसा नजर आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे होश तो उस दिन उड़े थे जब मैं रात के टाइम पर कमरे में पानी न होने की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। मुझे किचन के पास से खटपट की आवाज सुनाई दे रही थी, तो मैं घबरा गई थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि सामने तो सुनील खड़ा हुआ था। हमारे किचन के 2 दरवाजे थे। एक पोर्शन के अंदर की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा आंगन की तरफ खुलता था। हमारा आधा पोर्शन बंद था और बाकी का सारा आंगन खुला हुआ था। वो लड़का शायद मेरे जाग जाने का अंदाजा लगा चुका था, तभी आंगन में खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल रहा था। मगर लास्ट मोमेंट पर मैंने लाइट ऑन कर दी थी। वो लड़का मुझे देखकर घबरा गया था और घबराते हुए कहने लगा कि मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं किचन में खाना खाने के लिए चला आया था। किचन में तो सारा का सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सोने से पहले सब समेट कर रख दिया था। उस लड़के का चेहरा लाल हो रहा था और पसीना भी नजर आ रहा था। न जाने वो यहाँ पर क्या कर रहा था कि मेरे आने पर वो इस तरह से घबरा गया। मैं उसकी हालत पर खामोशी से सर हिलाने लगी। मैं उस टाइम खुद भी बहुत डर गई थी, इसलिए उससे ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी।
वो सर झुकाकर वहां से चला गया था और मैं परेशानी में पानी ही पीना भूल गई थी। मैं कमरे में जाकर भी सो नहीं पाई थी। वो लड़का सुनील किचन के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि हमारे अंदर के पोर्शन में स्टोर रूम नहीं था, बल्कि बाहर आंगन में एक कोने की तरफ को छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था। वो रात को ही तो पेट भरकर खाना खाता था। मुझे कभी आइडिया ही नहीं हुआ कि वो रात के टाइम घर के अंदर भी दाखिल होता था। यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला था। फिर अगली सुबह, इससे पहले कि मैं सुनील से कोई सवाल करती, वो नाश्ता लेने के लिए आया और शर्मिंदा होकर कहने लगा, मैं रात के टाइम बहुत भूख लगने की वजह से घर में आया था। मैं अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इस लड़के का झुका हुआ सर और शर्मिंदगी देखकर मैंने अपने आप को बहला लिया था। मुझे लगा कि वो सच में भूख की वजह से ही आया होगा। उस लड़के के माफी मांगने पर बात वहीं खत्म हो गई थी और मैंने अपने पति के सामने इस बात का बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं किया था। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं घर के हर मामले से अपने पति को अनजान रख रही थी। मेरे पति तो बेफिक्र थे कि सच में ये लड़का अच्छा है। अगली रात मेरी आंख फिर से खुल गई थी तो मैं उठकर बैठ गई। मेरे दिमाग में इस लड़के की हरकत अभी भी मौजूद थी। मैंने कुछ सोचते हुए कमरे का दरवाजा खोला तो अंधेरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास मौजूद था। मैं चौंक गई थी। इस बार लाइट ऑन करने पर कोई भी वहां पर नहीं था। मैंने किसी के वहां पर ना होने को अपना वहम समझ लिया था और मैं घर में घूम घूम कर चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। तो फिर मैं कमरे में वापस आ गई थी। इसके बाद मैं कई रातें इसी तरह से जाग जाग कर चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा वहम सताता कि घर में रात के टाइम पर कोई और भी मौजूद होता था और जाग रहा होता था। मगर एक दिन खाना बनाते हुए अपने पति की एक बात पर मैं चौंक गई थी, जब मेरे पति ने कुछ सोचते हुए शब्दों में मुझसे कहा था कि आजकल सुनील को देखकर लगता है कि ये कई रातों से नहीं सोया। इसकी आंखों में नींद भरी हुई होती है और दिन भर जहां भी बैठता है नींद में चला जाता है। मैंने अपने पति से कहा कि उसे कोई काम नहीं होता, इसलिए वो सुस्त रहता है। फिर ही इंसान को वैसे भी नींद आती रहती है। मेरे पति ने मेरी बात को सुन लिया और फिर वो उठकर कमरे में चले गए थे। मगर मैं खुद सोच में गुम हो गई थी कि वो लड़का शुरू के कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक रहा था, मगर अब वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। जब वो बाजार जाता तो बड़ी ही जल्दी सारा सामान खरीदकर घर वापस आ जाता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो भागकर आया हो। हालांकि वो तो लाचार था और एक लाचार इंसान के लिए भागना मुमकिन नहीं होता। वो लड़का अब हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा था। मैं उसके इस चेंजेस को महसूस कर रही थी, मगर कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन सुनील सब्जी लेकर आया तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैं उसकी हालत पर बहुत घबरा गई थी। उसका रंग बिल्कुल पीला हो रहा था। मैंने परेशानी से सवाल किया तो वो कहने लगा कि सामान बहुत भारी था, इसलिए मैं थक गया हूँ। वो जवान और हेल्दी था। मुझे उसकी इस बात पर शक था, वो सच नहीं बोल रहा था। मैंने सीरियस होकर उससे कहा कि अगर ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो चुका है तो तुम वापस जा सकते हो, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो जल्दी से सीधा हुआ और कहने लगा कि नहीं नहीं, अब मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उसके इन शब्दों पर चौंक गई थी और उसे देखा तो वो हंसकर कहने लगा कि आप बहुत कमजोर हो, ये काम आपके बस की बात नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकती। ऐसे काम मुझ जैसा नौजवान लड़का ही कर सकता है। वो मुझसे कई बार ये बात कह चुका था कि मैं कमजोर हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार उसके इस शब्दों को महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो एहसास दिलाता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। अचानक मुझे लगने लगा कि रातों को जो वहम मुझे सताता था वो भी सच्चाई ही थी और शायद ये सुनील ही था जो रात के टाइम पर अंदर आ जाता था, मगर बिना सबूत के मैं उस लड़के पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। इसी कंफ्यूजन में एक रात में सोई नहीं थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सुनील मुझे नजर आ गया था। उस रात चांद की रोशनी तेज थी, इसलिए खुली हुई खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चांद की रोशनी में मैंने सुनील को जो हरकत करते हुए देखा था, उसको देखकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसी टाइम सुनील ने भी मुझे वहां पर देख लिया था। शायद वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुका था। वो चौंक कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी हुई थी। उस लड़के का ध्यान अपनी तरफ होने पर मैं घबरा गई थी और जब उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं जल्दी से कमरे में आ गई थी
और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से चलकर अपने बिस्तर तक पहुंची थी। मैं अपना सर पकड़कर अपने पति को देख रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं अपने पति की कमजोरी इस लड़के के सामने ला चुकी थी और खुद उसे इस घर में लेकर आई थी। अब उसकी जो हरकत मैं देख चुकी थी, मेरे लिए तो सुकून से सोना मुश्किल हो गया था। अब मुझे अपने पति की बात समझ आ गई थी और मुझे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। वो लड़का भी बहुत बार मुझे एहसास दिला चुका था कि वो अब हमारे घर से नहीं जाएगा, जबकि मुझे अब उससे डर लगने लगा था। और मुझे ये भी डर था कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पति मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मैं इस लड़के से डर गई थी, मगर अपने पति को बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं गलती पर गलती कर रही थी। मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। मुझे लग रहा था कि मुझे अपने पति को पूरी बात बता देनी चाहिए थी। मुझे खबर नहीं थी कि इस बात का मुझे इतना पछतावा होने वाला है। मैं कई दिन तक डर का शिकार रही थी और खोई खोई सी होकर काम करती रहती थी। मेरा बिहेवियर उस लड़के के साथ बदलने लगा था। मैं चाहती थी कि वो खामोशी से हमारे घर से चला जाए, मगर वो तो शर्मिंदा होने के बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगता था। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो वहां पर भी चला आता था और बहाने बहाने से मेरे करीब रहता था। मैं उसे जाने के लिए कहती तो वो कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी किचन की सफाई कर देता था। वो धीरे धीरे घर के हर मैटर में घुसने लगा था और मेरा गुस्सा करने पर भी उसे कोई परवाह नहीं होती थी। मेरे पति ने जब उसकी हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो मुझसे नाराज होने लगे थे और एक दिन मुझे डांटते हुए कहने लगे कि तुम इस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने लगी हो। इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो हमारे घर के अंदर घुसा रहे। मैं घबरा गई थी और मैंने अपने पति से कहा कि इस लड़के से कह दो कि वो बाहर आंगन तक ही मौजूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे पति के कहने पर वो लड़का डर जाएगा, क्योंकि मेरी बात का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पति ने जब उसे समझाया तो वो बाहर आंगन तक ही रहने लगा था। मैं बेफिक्र हो गई थी। मुझे लगा कि वो लड़का समझ गया है और अब कोई परेशानी नहीं होगी, मगर रात होते ही वो लड़का अंदर आ जाता था, क्योंकि रात के वक्त मेरे पति तो गहरी नींद में सो रहे होते थे। मैंने 2 रातों तक उसे घर के अंदर वाले पोर्शन में आते हुए देखा, तो मैंने एक दिन बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा कि रातों को मेरे पति को वहम होने लगा है कि जैसे हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। अगर किसी रात मेरे पति ने उसे पकड़ लिया तो उस चोर की खैर नहीं होगी। मुझे लगा मैं इस लड़के को इस बात से डरा सकूंगी, मगर उसके शब्दों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो मुझसे कहने लगा कि आपके पति तो रात को दवाई लेकर सो जाते हैं और उनकी दवाई की वजह से वो जागते भी नहीं है। इस लड़के की बात ने तो मुझे डरा दिया था। उसके बाद बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति अपनी बीमारी की वजह से रात के टाइम दवाई लेकर सोते थे ताकि उन्हें सुकून की नींद आ सके, मगर हमने ये बात किसी को आज तक नहीं बताई थी और इस लड़के को मैंने इस बात की खबर तक नहीं होने दी थी। पता नहीं इसे इस बारे में कैसे पता चल गया था। मैं तो खुद कंफ्यूज हो रही थी कि अगर ये बात इसको पता चल गई तो मेरे लिए तो और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। मैं परेशान हो गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर उसे कैसे पता चल गया कि मेरे पति रात को नींद की दवाई लेकर सोते हैं। डर की वजह से मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे यकीन हो गया था कि उस लड़की की नीयत ठीक नहीं थी। मैं अब किसी भी तरह से उसे अपने घर से निकालना चाहती थी, लेकिन किस तरह से मैं उसको यहाँ से निकाल सकूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अपने पति से कहती हूँ कि आप इस लड़के को अब घर से निकल जाने के लिए साफ साफ कह दो, क्योंकि मुझे डर था कि वो इस बात का फायदा ना उठा ले। वैसे मुझे पता था कि मेरे पति के ऐसा कहने पर भी उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती थी। मैं अपने पति को बताने ही वाली थी कि अचानक से मेरे पति की बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसके यहाँ से हमें इमरजेंसी की कॉल आई थी, तो मेरे पति ने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी और मुझसे कहा कि वो उनकी बहन की तबीयत देखते ही घर वापस लौट आएंगे। मुझे तो अब टेंशन हो रही थी कि अब मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी। ये सोच सोच कर तो मैं बहुत घबरा रही थी। अगर मैं भी अपने पति के साथ चली जाती तो ये भी ठीक नहीं था, क्योंकि हम अपना घर इस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकते थे। मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा पति रात होने से पहले ही घर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। उनकी बहन का घर दूसरे शहर में था।
मेरे पति जब घर से निकलते थे तो मैं बहाने से पड़ोसन के यहाँ जाकर बैठ जाती थी या फिर उसको अपने घर बुला लिया करती थी। अभी भी मुझे अपने पति के जाने के बाद सुनील से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने पड़ोसन को अपने घर पे ही बुला लिया था। सुनील तो पड़ोसन के आने पर अपने कमरे में बंद हो गया था। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही थी, मगर जब शाम होने लगी तो वो भी अपने घर जाने के लिए कहने लगी और मुझे शर्मिंदा होकर कहने लगी कि मैं अब और तुम्हारे घर पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे पति काम से आते होंगे, मुझे उन्हें भी खाना देना होता है और मुझे अपने घर में बहुत काम है। मैंने भी उसे जाने दिया था। आखिर वो बेचारी भी कब तक मेरे साथ यहाँ पर रह सकती थी। वो भी तो अपना घर छोड़कर मेरे घर पर बैठी हुई थी। मेरे आइडिया के मुताबिक तो मेरे पति घर आने वाले थे। पड़ोसन तो अपने घर जा चुकी थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी, लेकिन मेरा पति अभी तक घर वापस नहीं आया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे डर लग रहा था और मैं बार बार अपने पति को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे और ज्यादा टेंशन हो गई कि पता नहीं वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। कुछ देर के बाद तो सुनील भी मुझसे सवाल करने लगा था कि आपके पति घर कब आएंगे। मैंने उसे डांट कर उसके कमरे में जाने के लिए कहा, मगर वो तो बेशर्मों की तरह वहीं पर खड़ा रहा। तभी अचानक मेरे पति की भी कॉल आ गई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो मेरे पति मुझे परेशानी से बताने लगे कि मेरी बहन की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। यहाँ सारे लोग मुझे रोक रहे हैं और इस टाइम उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उसे इस हालात में छोड़कर नहीं आ सकता, इसलिए मुझे घर आने में सुबह हो जाएगी। मेरे पति ने रात भर वहीं रुकने की बात कही थी। मैं तो उनकी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, मगर रात तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल से गुजरने वाली थी। अब उनकी भी मजबूरी थी, इसलिए वो घर नहीं आ सकते थे, क्योंकि मेरी नंद उनकी इकलौती बहन थी। इसलिए ऐसे कठिन वक्त में भाई का साथ होना बहुत जरूरी था। मेरे पति रात भर के लिए वहीं पर ही रुक गए थे। हालांकि मुझे अपने पति की हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा मुझे सिर्फ सुनील के इस घर में होने की वजह से ही आ रहा था, वरना मेरे पति अपनी बहन को कितना ही टाइम दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं बहन भाइयों में दरार पैदा करना नहीं चाहती थी। मैंने हमेशा ही रिश्तों की बहुत कदर की थी। गुस्सा तो मुझे आ रहा था, मगर मैंने कॉल पर अपने पति से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ऐसे टाइम पर मेरा कुछ कहना कोई मतलब नहीं रखता था। कसूर तो मेरा ही था। मैंने अपने पति के सामने हमेशा ही इस लड़के की अच्छाई दिखाई थी और जो मैं महसूस करती रही थी उस बात को भी मैंने उनसे छुपाए रखा था। अगर मैं उनको हर बात से आगाह कर देती तो शायद आज ये नौबत ना आती। अब वो भी सुनील पर भरोसा करके वहां पर रुक गए थे। अगर उन्हें इसकी हरकतों के बारे में पता होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते, जबकि वो तो इसे धक्के मारकर घर से निकाल देते। उन्होंने मुझसे कहा था कि रात को अंदर वाला पोर्शन लॉक कर लेना, फिर वो लड़का बाहर स्टोर रूम में ही पड़ा रहेगा। शायद सुनील ने भी कॉल पर बातें सुन ली थी। मैंने उससे कह दिया था कि आज मैं रात का खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुम जाकर सो जाओ। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी थी। अब मैं ये बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे पति आज रात भर नहीं आएंगे, क्योंकि वो लड़का सब कुछ जान चुका था और खाली घर उसके सामने था। हम दोनों के अलावा घर में कोई भी नहीं था। मेरे बारे में भी उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं एक डरपोक और कमजोर लड़की हूँ, जबकि मेरी आंखों में तो उस रात का नजारा ठहरा हुआ था जब चांद की रोशनी में आधी रात को मैंने सुनील को देखा था। डर की वजह से मेरी तो हालत ही खराब हो रही थी। जल्दबाजी करने की वजह से मैं ये भूल गई थी कि मुझे तो सुनील को स्टोर रूम में भेजकर बाकी पोर्शन को